नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में से एक विद्वान, अधिवक्ता और लेखक विनायक दामोदर सावरकर का नाम बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। आज उनकी 137वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें नमन किया। तो वहीं वीर सावरकर को बहादुरी और दूसरों को आजादी के संघर्ष में योगदान के लिए प्रेरित करने और सामाजिक सुधार पर जोर देने के लिए याद किया जाता है। सावरकर क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक, वकील और हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थक भी थे। तो वहीं आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें कालापानी की सजा भी दी और 26 फरवरी 1966 को उनका निधन हो गया था। सावरकर जी के व्यक्तित्व पर चर्चा करने से पहले आइए आपको सुनाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता, जिसमें वीर सावरकर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। सावरकर माने तप, सावरकर माने तप, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व, सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। देखा आपने कि किस प्रकार से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीर सावरकर के चरित्र पर छोटा सा प्रकाश डाला और उनके व्यक्तित्व की जो विचारधारा थी उसके बारे में बताया। तो वहीं इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस प्रकार से विनायक दामोदर सावरकर जी का जो एक जीवन है, हम कह सकते हैं कि शुरुआती जीवन उनका भी बहुत ही कठिनाई में बीता। बहुत ही कम उम्र में उनकी माताजी और उनके पिताजी का देहांत हो गया था और फिर उनके बड़े भाई ने पूरे परिवार को संभाला और कहीं ना कहीं उनकी स्कूली शिक्षा के दौरान ही उनमें आज़ादी की एक जो भावना है वो बलवती हुई और उन्होंने अपने साथ में कई ऐसे युवकों को संगठित किया, उनमें आज़ादी की भावना को डाला और उसके साथ साथ वो जब आगे बढ़ते गए और फिर एक समय ऐसा आया जब उन्हें कालापानी की सज़ा भी हुई और जब उन्हें वहाँ से रिहा किया गया, वहीं से शुरू होता है वीर सावरकर जी के जीवन का असली चरित्र चित्रण, जो काफ़ी विवादों में भी है। कोई उन्हें गद्दार कहता है, कोई उन्हें अंग्रेज़ों का चमचा कहता है, लेकिन कई लोग उन्हें आज़ादी का वो सिपह सलार मानते हैं जिसने जेल में ना रहकर भी आज़ादी की ज्वाला को उसी तरह जलाया जिस प्रकार से बाकी के क्रांतिकारियों ने जलाया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मरकर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जीवित रहकर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। क्या कहेंगे शेखर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप सिस्टम के अंदर रहें, और यही एक छोटी सी बात थी जो वीर सावरकर को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही, उन्हें कुरेदती रही, उन्हें प्रोत्साहित करती रही। और उसी का कारण है कि वीर सावरकर इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई ब्रिटानी हुकूमत की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से। जब पहली बार उन्हें कालापानी की सजा हुई, उन्होंने देखा कि जिस तरीके से जेल के भीतर जो भारतीय थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जान जिस तरीके से जा रही है, वो उन्हें अंदर तक टीस पहुंचाता रहा। और इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो एक अंग्रेजों को चिट्ठी लिखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो जेल से बाहर जा पाएं। जी, जब उनकी चिट्ठी को मंजूरी दे दी गई, उस पर मुहर लग गई और वो जेल से बाहर आए, तो उसके बाद उन्होंने फिर वही सब किया जो वो जेल जाने से पहले कर रहे थे, यानी आजादी को लेकर अपना जो योगदान था उसे देने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा।
उन्होंने जो किताब लिखी 1857 स्वातंत्र करके, उसमें महाराष्ट्र में यह कहा जाता है कि उनसे बड़ा विद्वान केवल एक ही हुआ है, ध्यानेश्वर जी। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके बराबर लेजेंडरी या उनके बराबर की सोच रखता हो। इसीलिए महाराष्ट्र में वीर सावरकर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वीर सावरकर को याद किया जाता है। 1857 की जो क्रांति थी उसे गदर का नाम दे दिया था अंग्रेजों ने। यह कहा था कि वो एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन वो वीर सावरकर ही थे जिन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक के जरिए सिद्ध किया, तथ्यों के साथ सिद्ध किया कि 1857 कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि क्रांति की पहली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद जब उन्हें आज की तारीख में चूंकि सियासत का एक केंद्र है, अब एक तरफ गांधी नेहरू की पूरी डायनेस्टी है, जिसको देखते हुए लोग ये कहते हैं कि भाई किस तरीके से कौन कौन से क्रांतिकारी हुए, उनके नाम लेने में भी लोगों को संकोच होता है। लेकिन वीर सावरकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने काला पानी की सजा दिए जाने के बाद चिट्ठीनामा तो जरूर पेश किया, जिसे माफीनामा भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने वही काम किया जो दरअसल पहले दौर से किया जा रहा था उनके द्वारा। यानी वीर सावरकर ने कहीं से भी अपनी आजादी की लड़ाई को कुंद नहीं पड़ने दिया और अपने उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। इसी वजह से उन्हें दोबारा काला पानी की सजा हुई। ये आपको ध्यान रखना होगा। एक दो चीजें और हैं, जैसे आपने उनके बचपन का जिक्र किया, उनकी माताजी की मृत्यु हुई थी हैजे की वजह से। उनके पिताजी भी कम उम्र में ही वीर सावरकर थे जब गुजर गए, तो उन्होंने करीब से अपनों की क्षति देखी थी। उन्होंने ये देखा था कि जीवन और मृत्यु का सच क्या है, किसी व्यक्ति के होने और किसी व्यक्ति के ना होने का फर्क क्या है। ये जब आप व्यक्तिगत जीवन में भोग लेते हैं तो उसके बाद आप उसी लक्ष्य को बड़ा पैमाने पर जब कसौटी पर उस अनुभव को कसते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि आपका जीवन किस लक्ष्य के लिए बना है, उस लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत क्या है, विषय की प्रासंगिकता क्या है और उसके लिए किस तरीके के आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, किस तरीके के नियोजन आपको करने होंगे, प्लानिंग करनी होगी। यही कुछ किया था वीर सावरकर ने। जिस समय उनको ये इल्म हुआ कि अगर वो अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा भुगतते रहेंगे तो फिर उनका लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। अच्छा, कांग्रेस के साथ में दिक्कत यह है कि जब कांग्रेस का गठन हुआ उस समय यह कहा गया कि अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में समन्वय के लिए एक डेलीगेशन, वरना अंग्रेज जो बात कहते हैं वो आम हिंदुस्तानी तक नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे वो सुधार करना चाहते हैं या वो देश को छोड़ने की ही अगर बात करें तो किस तरीके से किससे बात करें, तो वो एक डेलीगेशन था जिसे कांग्रेस का नाम दिया गया, उसका अधिवेशन हुआ और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस अपने योगदान को भुनाती है। लेकिन ये वो कांग्रेस नहीं है जो कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में राजनीति करती है। बिल्कुल शेखर, और इसमें आपको मैं माफ कीजिएगा बीच में मैं रोक रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उनकी हत्या के उसमें सहयोगी होने के आरोप में भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और एक सच्चाई ये भी है कि महात्मा गांधी खुद सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वालों और उन्हें वीर सावरकर कहने और मानने वालों में से एक थे। जी शेखर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उन व्यक्तियों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जिनके अंदर उन्हें पोटेंशियल नजर आता था। लेकिन चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का मामला हो, जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और गांधी जी ने कहा कि अगर नेहरू नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, एक चीज। इसी तरीके से जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी उस समय जो गांधी जी का एटीट्यूड था, जिस तरीके का बर्ताव उन्होंने किया, वो भी हिंदुस्तान की जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी। मतलब वो बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, कहिए आप कहते रहिए, लेकिन ये कुछ प्रकरण ऐसे
जी लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे संवाददाता शेखर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ में इस समय अवनीश राजपूत जी जुड़ चुके हैं। अवनीश जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मोहन जी। अवनीश जी, जिस प्रकार से वीर सावरकर को वो स्थान नहीं मिला जो बाकी और क्रांतिकारियों को मिला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक ही वजह है। अभी हमारे साथ में हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अभी हम बात कर रहे थे, तो उनका भी यही कहना है कि एक उनका कदम जो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी और गोखले जी के कहने पर ही उठाया था, और उनका ये मानना था कि मैं जेल में रहकर मैं वो सब नहीं कर सकता जो मैं जेल के बाहर आकर कर सकता हूं। और जैसे ही वो जेल से बाहर आए थे वो भूमिगत हुए, और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी उनकी भूमिका थी वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाई। कई लोग इसकी आलोचना करते हैं और इसी वजह से उन्हें अलग अलग उपमाएं दी गई हैं। क्या कहेंगे अवनीश जी? देखिए उमंग, यहाँ दो चीजों को समझना पड़ेगा। वीर सावरकर की जो शौर्य और बलिदान की बातें होती हैं उसको लेके हमेशा से भारतीय राजनीति में दो खेमे काम करते रहे। जिनका आरएसएस कहा जाए या हिंदू महासभा कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी, इस विचार के जितने भी लोग थे वो सावरकर को वीर मानते थे। दूसरी एक विचारधारा थी जो कट्टर राष्ट्रवादी समझ के सावरकर को किनारा करती है। इसके पीछे का जो कारण है, यहाँ से हम ध्यान देंगे कि जब इतिहास लेखन का काम हो रहा था आजादी के बाद, तो किसके हाथों में इतिहास लेखन का काम था? कांग्रेस जैसी पार्टी राजनीति में व्यस्त थी और लिखने का काम वामपंथियों के हाथों में आया। वामपंथ जब कलम उठाते हैं तो ऐसे राष्ट्रभक्तों को किस तरह से उनको नीचा दिखाया जाए, वो अपनी जो प्रक्रिया उनकी थी वो उसमें वो सफल रहे। और यही कारण है कि आज भी सावरकर नाम एक विवाद का विषय बन गया है। जबकि उनकी भूमिका के बारे में ध्यान दिया जाए तो दो बार आजीवन कारावास की सजा जिसको मिलती है, ऐसे व्यक्ति के उससे सवाल उठाते हैं। आज एक मैं ऐसे ट्वीट पे ही देख रहा था, अनामिका जैन नंबर ने एक कविता लिखी थी, इतना लिखा था, जिस पर गर्वित होना था वो एहसास कलंकित कर डाला, मधुबन में खुद अपना ही मधुमास कलंकित कर डाला, सावरकर का उजला चेहरा देख न पाए दुनिया ये, इसीलिए कुछ लोगों ने इतिहास कलंकित कर डाला। ये इनकी लाइनें एग्जैक्ट आज के इसमें एग्जैक्ट फिट बैठती है सावरकर के साथ जो भी हुआ। मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति की विचारधारा जो कहता था कि हे मातृभूमि तेरे लिए मरना ही जीना है और तुझे भूल कर जीना भी मरने के समान है, ऐसी पवित्र सोच को आखिरी सांस तक चरितार्थ करने वाले व्यक्ति के विषय में इस तरह से जब बयानबाजी आती है तो लगता है कि राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण था, जिनका बलिदान था, उनको नीचा दिखाने के लिए जो एक लंबे समय से चली आ रही एक योजना है वो धीरे धीरे सफल हो रही है। लेकिन परिवर्तन आया है। आज भी आप देखेंगे तो वीर सावरकर को लेकर कुछ चीजें ऐसी आई हैं, कुछ तथ्य सामने आए हैं जिनको जनता स्वीकार कर रही है और लोग मानते हैं कि सावरकर माने तेज है, सावरकर माने त्याग है, सावरकर माने तप है, सावरकर माने राष्ट्रभक्ति है। ऐसी चीजें सावरकर को लेकर सामने आई हैं। जो विवाद के विषय थे अब चीजें उपलब्ध हैं और डोमेन में उपलब्ध हैं। माफीनामा को लेकर विवाद चलता था, उसकी भी चीजें आपके सामने हैं, आप उसका एनालिसिस करेंगे तो वो चीजें सामने आएंगी। जी बिल्कुल अवनीश जी। और लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली ये है कि अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि सावरकर जी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला? देखिए, भारतीय राजनीति में सावरकर जी को जो मिलना चाहिए था वो अब मिला ही नहीं। सावरकर जी पिछले साल चर्चा में तब आए, आज तो डिबेट चल रही है कि हाँ दिन है, लेकिन सावरकर जी अभी जल्द में चर्चा में आए थे जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव था। बीजेपी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि विनायक दामोदर सावरकर को सबसे बड़ा भारत रत्न सम्मान देना चाहिए। उसको लेके उसमें खूब विवाद चला था। उसी समय एक विषय और आया था कि वीर सावरकर को सम्मान ये क्यों मिलना चाहिए भारत का सबसे बड़ा। इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये टिप्पणी की गई कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी लिखित में, ये भी बातें आई थी। तब ये विवाद बढ़ता चला गया था। उस समय कई ऐसे फैक्ट चेकर ऐसे थे, कुछ वेबसाइट ऐसी थी, कुछ ऐसे न्यूज चैनल थे जो इन सावरकर जैसे व्यक्तित्व को आगे लाना चाहते थे, लोगों तक सही बात पहुंचे, तो उन्होंने फैक्ट चेक करके वो दिया था कि सावरकर के माफीनामे का सच क्या है। ऐसी चीजें आई थी। लेकिन अब सरकार बदली है, समय बदला है, सावरकर जैसे व्यक्तित्व को वो स्थान मिलना चाहिए और मिलेगा ऐसी उम्मीद है। आज युवा पीढ़ी सावरकर को अपना आइडियल मानती है। ऐसा नहीं है कि सावरकर को आइडियल नहीं मानती है जी, वो एक तरफ भगत सिंह को भी आइडियल मानती है, गांधी जी को भी आइडियल मानती है, तो सावरकर से वो किनारा नहीं करती है। आज ट्रेंड में अगर
ट्विटर चैनल में आज इंडिया में नंबर 2 पे सावरकर अगर 8 घंटे लगातार चल रहे हैं तो उसके पीछे कारण है वीर सावरकर को लोग मानने वाले हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं। वो स्थान मिला नहीं था, लेकिन अब मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मेरा। जी बिल्कुल अवनीश जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जो कांग्रेस के जो लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ, वैसे पार्टियों की बात करना उचित नहीं है इस चर्चा में, लेकिन जो भी लोग हिंदुत्ववादी विचारधारा के विपरीत हैं या फिर केंद्र सरकार के विपरीत हैं, बीजेपी के विपरीत हैं या विपक्ष में है, वो क्या ऐसी वजह है जो वो वीर सावरकर के इस विशाल व्यक्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं चाहते? देखिए, दरअसल क्या है कि इस समय एक जो धारणा बनी है आम मानस में, वो राजनीतिक व्यक्तित्व हो चाहे कोई हो, आप भी ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा एक केंद्र सरकार हो जाती है जिसके अनुसांगिक मान लिया जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, विष्णु परिषद, ऐसे जितने हिंदुवादी संगठन है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के बनने के बाद माना जाता है। दूसरा, विपक्ष की भूमिका में आज कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस पक्ष है या वामपंथी है। मोदी विरोध में, मोदी सरकार के विरोध में, या कहा जाए कि हिंदुवादी राष्ट्रवादी सरकार के विरोध में एक सारा खेमा एकजुट हो चुका है जी। इसमें बस केवल 2 धड़े बने हैं, एक इधर है एक उधर है। तो जो मुद्दा अगर ये सरकार उठाएगी या उस पर काम करेगी तो उसका विरोध होना स्वाभाविक सी बात है। और राजनीति में विरोध शुरू से चलता है, ये कोई नई बात नहीं है। और सावरकर भी ऐसा व्यक्तित्व है जो महाराष्ट्र में इनका सम्मान है। यही कारण कि भले ही कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना वहां सरकार बना रही है, लेकिन सावरकर के विरोध में खुल के बात नहीं कर पाती वो। तो इसके पीछे लॉजिक तो है ही, कांग्रेस की वैचारिक मजबूरी हो सकती है। वो आज तक उनको दरकिनार करती आई है, अब उनके पक्ष में आएगी तो लोगों को एक बार सोचने के लिए मजबूर होंगे कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। उनकी वैचारिक मजबूरी है। तो ठीक उसी तरह वामपंथ की भी मजबूरी है। वामपंथ कभी भी राष्ट्रवाद को मान ही नहीं सकता, और हिंदू महासभा की स्थापना जिसने की हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो प्रभावित रहा हो, तो उसको मानना स्वाभाविक सी बात है कि वो नहीं मानेंगे, ये तो तय है। तो उनके विरोध में वो अपनी खाते ही रहेंगे। बिल्कुल अवनीश जी, आपने सही कहा कि एक लंबी लड़ाई चली है सावरकर जी की विचारधारा को लेकर, उनके व्यक्तित्व को लेकर, और वो शायद कहीं ना कहीं वो इस समय भी जारी है। तो क्या लगता है अवनीश जी आपको कि जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से जो भी लोग हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हैं वो बार बार इस चीज़ की आशा करते हैं, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय भी ये आवाज़ उठी थी, और अब मोदी जी की सरकार है इस समय भी ये आवाज़ उठी है कि सावरकर जी को उनका वो उचित स्थान दिलवाएं जिसके वो हकदार थे। क्या कहेंगे इस बारे में? जी उमंग जी, यहाँ एक देखने वाली बात है कि अपेक्षाएं क्यों लोग करते हैं जी। अगर नरेंद्र मोदी सरकार आती है, पूर्ण बहुमत से आती है, उसके पीछे कहीं एक कारण ये भी होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन है। मोदी जी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो पूर्व में प्रचारक रहे हों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रविदित है कि राष्ट्रवादी संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। वीर सावरकर उनके आदर्शों में है, प्रातः स्मरण करते हैं वीर सावरकर का। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सावरकर पूज्य माने जाते हैं। तो ऐसे में स्वयंसेवक हो या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो या संघ के अंतर्गत कार्यकर्ता हो, कोई भी राष्ट्रवादी हो, उसकी अपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार से स्वाभाविक सी बात है कि सावरकर को वो स्थान मिलना चाहिए, वीर सावरकर को वो स्थान मिलना चाहिए जो पिछले 70 सालों में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। तो ऐसे में आवाज उठना स्वाभाविक सी बात है। और इस आवाज को मेरा तो कहना यह है कि इस आवाज को सरकार को भी सुनना चाहिए। अगर बहुसंख्यक समाज इस बात को, बहुसंख्यक लोग राजनीति में जो सक्रिय हैं, सोशल में जो सक्रिय हैं, मीडिया में जो सक्रिय हैं और सोशल मीडिया में जो एक्टिव हैं, अगर उनकी बात यह है कि सावरकर को वो सम्मान मिलना चाहिए, तो सरकार को एक बार इस पे ध्यान देना चाहिए। और इसके विरोध में जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए कि भाई आखिर विरोध का कारण क्या है। इस व्यक्तित्व के विरोध का कुछ तो लॉजिक आप बताइए कि विरोध किस कारण आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अवनीश जी, क्योंकि एक कारण बताना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना कारण किसी का भी विरोध करना ना राजनीतिक दृष्टि से ना फिर सामाजिक दृष्टि से उचित है। खैर, हमारे साथ आप बने रहिए अवनीश जी। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी दोबारा जुड़ चुके हैं। शेखर जी, अभी अवनीश जी से हम बात कर रहे थे, काफी कुछ इन्होंने भी बताया कि वामपंथ और जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं जो शुरू से सावरकर जी के व्यक्तित्व को जो नकारते आ रहे हैं, और अब अगर वो उन्हें स्वीकारते हैं तो ये उन पूर्वजों के ऊपर चोट होगी या फिर उनकी वैचारिक ये मजबूरी अब बन चुकी है कि वो उनको स्वीकारना चाहते ही नहीं है, भले ही उनके बारे में सब वो जानते हो। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर शेखर ये भी उठता है कि भले ही सावरकर जी हो या फिर अन्य कोई हिंदुत्व विचारधारी संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो,
उसका इतना विरोध होना, वो भी हिंदुस्तान में, ये कहां तक उचित है? जी शेखर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमंग, अपना सवाल फिर से रखें। जी शेखर, जिस प्रकार से सावरकर जी की यहाँ पर बात हो रही है और अवनीश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि वामपंथ और जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो आज इतने सालों बाद उन्हें सिर्फ इसीलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी वैचारिक मजबूरी हो सकती है, और इतने सालों से जो उन्होंने नहीं किया वो अगर करते तो शायद कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उठे कि आप एकदम से आप चेंज क्यों हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्ववादी विचारधारा वाले जो भी लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का भला ही किया है, भले ही आजादी की लड़ाई हो या फिर और कोई कार्य हो जो हिंदुस्तान के पक्ष में जाता हो, उसका इतना विरोध होना इतने सालों बाद भी, ये कहां तक उचित है? देखिए, ये जो विचारधारा की आपने बात की है, वामपंथी और कांग्रेस या कुछ और पार्टियां जो सावरकर का विरोध करती हैं, उसका कारण ये है कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे जी, तो फिर जो थ्योरी थी उस समय पे ये था कि अगर धर्म के आधार पर आप एक देश बना रहे हैं तो दूसरा देश भी धर्म के आधार पर ही होगा और इसमें सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं है जी। और उमर, जिस तरीके के सेकुलरिज्म की बात होती है, जो ढोंग होता है, उसका मैं अभी आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा, आप जान करके हैरान रह जाएंगे। तो खैर, वीर सावरकर ने यह बात कही कि अगर पाकिस्तान बनता है तो यहाँ चूंकि आबादी हिंदुओं की है, हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाना चाहिए, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। ये वीर सावरकर की बात थी। अब उसमें क्या था कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या वामपंथी हो, इन लोगों का कोई विजन नहीं है उस तरीके का, और यही वजह है कि या वोट बैंक के पॉलिटिक्स, जो भी इनका स्वार्थ रहा हो, तो उस स्वार्थ में इन्होंने जिस तरीके से देश का मटियामेट किया, उसकी सजा आज पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। अब सावरकर ने ये बात क्यों कही थी द्विराष्ट्रवाद वाली, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्यों कहा था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। ये बात जो सावरकर ने कही थी उमंग, उसके पीछे क्या सोच थी, वो आज आप देखिए 2020 की मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। कल मेरे एक मित्र का कानपुर से फोन आया। हम लोग बचपन में साथ में पढ़े थे। 7-8 साल की उसकी बिटिया है, और अभी इस लॉकडाउन में, जैसा हम सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू हो गई हैं, तो एक मुस्लिम बच्ची उस लड़की की दोस्त थी, जिसके माता पिता शायद उस टेक्निक को नहीं समझ पा रहे थे। क्योंकि मेरा मित्र इंजीनियर है, लिहाजा उसने उनको बुलाया, उनका ऐप डाउनलोड किया, उनको फंक्शनिंग बताई वगैरह वगैरह। क्योंकि और इस लॉकडाउन में जब कोई एक दूसरे का घर नहीं जा रहा है, तो भी उस मुस्लिम परिवार को बुलाया, उस बच्ची को अच्छे से ट्रीट किया परिवार के साथ में, और उसको जाने दिया। अब इसके आगे का किस्सा यूं है कि उस बच्ची ने ईद के मौके पर उसको अल्लाह अकबर लिख करके भेज दिया। तो उधर से माशाअल्लाह करके कोट आया उनकी मां का, और उस बच्ची का हैप्पीनेस वाला साइन आया। दूसरे दिन इस बच्ची ने राम राम लिख करके भेज दिया, और उधर से या अल्लाह आ गया, और ये लिखा उसमें कि हम इस तरीके की बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम आपको राम राम नहीं कह सकते जी। मेरा वो दोस्त व्यथित हुआ, उसने मुझे फोन किया, अपनी पूरी बात बताई, और वो कहने लगा कि शेखर, हम लोग किस तरीके के सेकुलरिज्म को सिखा रहे हैं। हम हिंदू हैं, लेकिन हमने अपने बच्चे को कभी हिंदू मुसलमान इन चीजों की तलमियत नहीं दी जी। हमने ब्रिटिशर्स का ये जरूर अपने बच्चों को बताया कि उन्होंने 200 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया, तो उसका कहना यह था कि उसकी बच्ची ब्रिटिशर्स से चिढ़ती है, लेकिन मुसलमानों को लेकर के कोई बात। तो वो जब एपिसोड हुआ उसके घर में, उसके बाद उसने बताया कि 800 साल 1000 साल तो मुगलों ने भी हिंदुस्तान पर अत्याचार किया है। ये तो 200 साल में भाग गए थे, वो तो 1000 साल से टिके हुए हैं। और उसके बाद 1947 के बाद आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है और पूरी तबीयत के साथ रह रहा है। तो ये आप समझिए कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर, ये ठीक है कि आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, हम नहीं मना करते, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम देना ही चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरी कम्युनिटी भी उसी तरीके से बिहेव कर रही है? क्या अपने बच्चों में वो भी संस्कार दे रही है? ओवैसी जैसे नेता जब ये कहते हैं कि उस ढांचे के बारे में हम आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे, तो वो क्या बताना चाहते हैं कि आज से 20 साल 15 साल 10 साल के बाद
जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि जनसंख्या के लिहाज से वो कुछ ज्यादा होंगे या बराबर में होंगे, या उनको एहसास होगा कि वो हिंदुस्तान की आम जनता पर, हिंदुस्तानियों पर, हिंदुओं पर अत्याचार कर सकते हैं, उनको मार काट सकते हैं, तो वो करेंगे। और जाकर के जो आज राम मंदिर बन रहा है उसको दोबारा ढांचे को गिराएंगे, उस मंदिर को गिराएंगे। जो काम बाबर ने किया था, क्या उनकी औलादें ये फिर से करेंगे हिंदुस्तान में? सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया, वो लूटते रहे उस खजाने को। आज ये ओवैसी जैसे लोग क्या बताना चाहते हैं? तो मुद्दा ये है कि सावरकर ने ये जो आज हो रहा है ना 70-80 साल के बाद, ये उस दिन सोच लिया था। इसीलिए सावरकर महान है, इसीलिए वो असली क्रांतिकारी हैं, इसीलिए वो असली हिंदुस्तानी है। और उन अपनी सियासत को चमकाने के नाम पर सेक्युलरिज्म का ठप्पा लगा करके जो लोग राजनीति करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए उस 7 साल की बच्ची को कि उसका दोष क्या था। एक परिवार ने हिंदू और मुसलमान सिखा दिया, और आप हिंदू थे, आपने सेक्युलरिज्म सिखाया, तो उसका नतीजा यह है कि राम राम बोलने में शर्म आ रही है। अरे राम राम तो हमारे यहाँ सुबह उठ करके जब हम लोग घर से निकलते हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो बहुत रहा हूं, सुबह हिंदू हो या मुसलमान, अक्सर ऐसा देखा है जो पिछली पीढ़ियां रही हैं, वो लोग राम राम ही बोल देते थे जी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, ये एक तहजीब का नजारा हो जाता था। लेकिन अगर बच्चों के अंदर, 7-8 साल के बच्चों के अंदर ये तबीयत भरी जा रही है कि नहीं, तुम राम राम नहीं कह सकते, तुम्हें अल्लाह को ही पूजना है, तो फिर हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का कोई मतलब नहीं। आप मत सिखाइए बच्चों को, क्योंकि आने वाले कल के स्थितियों के लिए वो बच्चे कभी तैयार ही नहीं होंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे और उनका गला काट दिया जाएगा धड़ से। यही चीज को रोकनी है जिसे सावरकर कहते थे। उन्होंने सचेत किया था तो उनको अलग अलग तरीके की उपमाएं दी जाती हैं। जिन लोगों को यह हजम नहीं होता है वो लोग अपनी बात कहते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि गांधी नेहरू परिवार जिस तरीके से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, जनेऊ पहन करके कपड़े के ऊपर से आ जाते हैं, तो ये छद्म नाटक बहुत देर तक चलेगा नहीं। और अगर वो नाटक करके ही अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर बताएं कि अपने जो बाबा थे उनकी कब्र पर क्यों नहीं गए इंदिरा गांधी। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा, और शायद यही वो जो दूरदर्शिता थी जो वीर सावरकर ने उस समय देख ली थी, जैसा कि आपने भी बताया, शायद यही वजह है कि आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उनको स्वीकारते नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि स्वीकारने में हिचकते हैं। फिलहाल आप दोनों ही हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात यह है कि वीर सावरकर की मृत्यु को इतने साल हो चुके हैं, और उनकी जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो काफ़ी दूरदर्शी थी, आखिर उसको कब यहाँ के लोग, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के सभी लोग उसको स्वीकारते हैं और उन्हें वही दर्जा दिलवाते हैं जिसके वो हकदार थे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।